हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, वहां पर मैंने आपको एमिनो एसिड्स, जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन है ना, उसके जो टाइप्स थे और उनके जो टेस्ट थे है ना, उनको पढ़ा दिया था है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रोटीन का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दिया था, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है ना, प्रोटीन को क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो उसके क्लासिफिकेशन की बात भी मैंने आपसे कर लिया था वहां पर है ना। थोड़ा सा उसके टेस्ट भी बता दी थी आपको, बाइयूवेट टेस्ट था है ना, जैंथोप्रोटिक था, मिलेंस टेस्ट था आपका, निनहाइड्रिन टेस्ट था। तो ये सारे टेस्ट वगैरह की बात मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। उसके बाद देखिए जस्ट जो अगला टॉपिक रहता है वो आपका रहता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देखिए बहुत लंबा टॉपिक नहीं होता है, होता शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए है ना। देखिए डीनेचुरेशन क्या है, विकृतीकरण है ना। विकृतीकरण का मतलब क्या होता है, विकृतीकरण का मतलब होता है किसी की अवस्था का परिवर्तन हो जाना। ठीक है, तो अवस्था का परिवर्तित हो जाना ही क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। भाई नेचर है, जो नेचर है उसका, उस नेचर से उसको बदल दिया जाए है ना, जो रियल फॉर्म में है उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो कहलाएगा नेचुरेशन का डीनेचुरेशन। ठीक है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, अब देखिएगा इसमें बताया क्या गया है कि प्रोटीन का विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखा हुआ कि प्रोटीन के जलीय विलयन को गर्म करने पर या प्रबल अम्ल, क्षार या लवण मिलाने पर प्रोटीन क्या होती है, अवक्षेपित हो जाती है। ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगी, प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसका, ये अवक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है कि इस अवस्था को अवक्षेपित प्रोटीन कहते हैं। यानी जब ये अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन है तो इसको अवक्षेपित प्रोटीन कह दिया जाएगा। ठीक है, तो लिख दिया गया है कि इस अवस्था को अवक्षेपित प्रोटीन कहते हैं। इस अवस्था में जब प्रोटीन रहती है तो उसको अवक्षेपित प्रोटीन कह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा तथा इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। और कहता है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जो विकृतीकरण करने की प्रक्रिया आपने किया है, इस प्रोसेस का नाम दिया जाएगा डीनेचुरेशन, विकृतीकरण। ठीक है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, डीनेचुरेशन कहलाएगी, विकृतीकरण कहलाएगी। उसके बाद आगे देखिए क्या बताया गया, कहा गया है कि इस क्रिया से प्रोटीन की शरीर क्रियात्मक सक्रियता नष्ट हो जाती है। तो शरीर क्रियात्मक सक्रियता नष्ट हो जाती है तथा प्रोटीन की द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ संरचनाएं क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। यानी इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर प्राइमरी छोड़ देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन आपसे विकल्प में बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्या बनाया जाएगा कि विकृतीकरण करने से बाय द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट कन्वर्टेड, है ना, कौन सी संरचना है जो परिवर्तित नहीं होती है। तो वहां पर आपको दे दिया जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन कौन संरचना बदल जाती है, तो द्वितीयक है, सेकेंडरी, टर्सरी और ये है क्वाटरनरी यानी चतुर्थ संरचना। ये संरचनाएं बदल जाती हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डीनेचुरेशन के बाद नॉन इफेक्टेड रहती है, अप्रभावित रहती है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो ये हो गया कि संरचनाएं बदल जाएंगी। अब उसके बाद जनरलाइज कुछ एग्जांपल आपको दिए जाएं, है ना, जो डेली लाइफ में हम एग्जांपल देखते हैं कि आपको कहां पर डीनेचुरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो डीनेचुरेशन की प्रोसेस जैसे आप देखते हैं कि अंडा होता है ना, जो इग है बॉयल है ना, एक कच्चा अंडा की बात कर ले है ना, तो जब आप अंडे को देखते हैं तो अंडे के अंदर क्या पीला वाला भाग एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उसके अंदर, है ना। तो वो प्रोटीन किसमें, लिक्विड में है ना, लिक्विड अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। तो वो प्रोटीन अंडे के अंदर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। ठीक है, उसी अंडे को क्या करते हैं, जब उबाल देते हैं तो उबालने के बाद क्या है, उबालने का मतलब है आप उसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो उबालने की प्रोसेस में आप क्या करते हैं, वहां पर उसको हीट करते हैं, गर्म, वे क्या करते हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो यहाँ बताया ना गया कि टेम्परेचर गर्म करने पर क्या रहा है, या फिर आप उसको क्या कर दें कि कोई उसमें एसिड मिला दे, अम्ल, देखिए लिखा कि प्रबल अम्ल, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दें, है ना, या फिर कोई क्षार मिला दें, प्रबल अम्ल या क्षार मिला दें, या फिर उसमें सॉल्ट मिला दें, कोई भी लवण मिला सकते हैं, है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि प्रोटीन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तो अंडे में बता रहे थे जैसे आपको कि लिक्विड अवस्था में जो कच्चा अंडा रहता है उसमें प्रोटीन रहती है एल्ब्यूमिन,
ठीक है। उबालने के बाद क्या आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर उसको मिलता जाएगा तो प्रोटीन की एक अवस्था वो द्रव अवस्था से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में, है ना, यानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी प्रोटीन का डीनेचुरेशन, प्रोटीन का विकृतीकरण। पहले प्रोटीन लिक्विड स्टेट में थी, अब प्रोटीन क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में जाने के बाद ये क्या हो गया है, डीनेचुरेशन हो गया, प्रोटीन का विकृतीकरण। देखिए फॉर्म चेंज हो गया, पहले लिक्विड थी, गर्म करने के बाद किसमें चली जाएगी, वो सॉलिड में चली जाएगी। जब वही उबाला अंडा आप खाते हैं तो वही प्रोटीन जो आपको लिक्विड स्टेट में थी वो किसमें मिलती है, सॉलिड स्टेट में मिल जाती है। तो ये क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन की अवस्था परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल बन जाएगा कि अंडे वाले एग्जांपल समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे आप मिल्क देखते हैं, दूध है ना, तो दूध के अंदर क्या केसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो केसीन प्रोटीन क्या होती है, जब दूध आपका क्या होता है, कन्वर्ट होता है दही के अंदर, है ना, तो आप देखते हैं कि दूध क्या है, प्योरली लिक्विड है कि नहीं, प्योरी तरीके से दूध क्या होता है आपका, लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो वहां पर प्रोटीन जो केसीन है वो उसके अंदर किस अवस्था में रहती है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और जैसे ही वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, यानी वो दही में कन्वर्ट होता है, तो दही आपका क्या होता है, दूध की तुलना में हल्का सा कंसंट्रेटेड होता है, सांद्र होता है, गाढ़ा होता है, होता कि नहीं होता। तो ये कर्ड जो है आपका कंसंट्रेटेड रहता हो जाता है, सांद्र हो जाता है ना। तो इसमें जाने वाली जो प्रोटीन है, दूध से जो दही में प्रोटीन कन्वर्ट हो गई, तो वो भी क्या हो जाएगी, हल्का सा कंसंट्रेटेड स्टेट में चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, तो उसकी भी अवस्था बदल जाएगी। तो वहां भी आपको ये एग्जांपल देखने को मिल सकता है। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, ये हो रहा प्रोटीन का डीनेचुरेशन, उनकी एक अवस्था दूसरी अवस्था में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इसी प्रोसेस को कहा जाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल लिख लीजिएगा कि अंडे को उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन हो जाना, इसका एग्जांपल बनेगा। तो ये आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दूसरा लिख देना, सेकंड नंबर से लिखना होगा, एग्जांपल में लिख दीजिएगा दूध का दही में स्कंदन। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल क्या कर सकते हैं, आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जांपल जो मैंने बताया है वो लिख लीजिएगा। बस ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद डिस्कशन करेंगे आपसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के विषय में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्यों डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स की जो संरचना है। यहां से आपके एग्जाम में लॉन्ग प्रश्न आता है कि प्रोटीन की विभिन्न संरचनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, या केवल डिस्कशन करने के लिए पूछ लेता है ना। कभी चित्र नहीं कहता, चित्र नहीं बनाना होता है तो कोई जरूरी नहीं होता है, जब कहेगा तो बनाना ही पड़ जाएगा आपको। अगर जैसे मान लिया कुछ भी नहीं आ रहा है तो अगर आपको डायग्राम पता है तो फिर आप नथिंग देन समथिंग बेटर, कि आप डायग्राम भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। भाई अगर आपको याद नहीं आ रहा कि प्राथमिक द्वितीय संरचनाओं में क्या है, कैसे क्या है, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर उससे रिलेटेड जो भी बात आपको पता है आप लिख सकते हैं, और कुछ नहीं आता तो उसका डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं, वहां पर बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक छोटा सा पॉइंट डिस्कशन और कर देते हैं कि जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन जो होता है, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि प्रोटीन की शरीर क्रियात्मक सक्रियता नष्ट हो जाती है ना। तो शरीर क्रियात्मक सक्रियता का मतलब क्या है, शरीर क्रियात्मक सक्रियता का मतलब यह है कि उसका जो प्रभाव होता है, इफेक्ट है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है। हालांकि नष्ट नहीं कहेंगे, या नष्ट होना भी कह सकते हैं, है ना, लेकिन नष्ट होना उतना सही वर्ड नहीं रहेगा जितना ये रहेगा कि उसका इफेक्ट कम हो जाता है। प्रोटीन जो नेचुरल स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में जो प्रोटीन है उसमें क्या होता है कि ज्यादा ही कुछ अच्छे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है कि जल्दी से शरीर के लिए वृद्ध विकास में सहायक हो सकता है। लेकिन जब उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, तो वहां पर उसका इफेक्टिव यानी जिसका प्रभाव है वो कम हो जाता थोड़ा सा, है ना। जैसे क्या है कि लिक्विड स्टेट में जब हम कच्चे अंडे को खा लेते हैं, पी लेते हैं उसको, तो वहां पर प्रोटीन क्या ज्यादा इफेक्टिव रूप से शरीर को इफेक्ट करता है ना। लेकिन उसी को जो कन्वर्ट करके करते हैं तो वहां पर प्रोटीन का जो इफेक्ट है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये शरीर क्रियात्मक सक्रियता नष्ट होने की बात है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि प्रोटीन की संरचनाएं, तो नंबर फर्स्ट आपकी आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो देखिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में क्या बताया गया, कहता है कि जब पॉलीपेप्टाइड में उपस्थित एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के निर्माण की इकाई है एमिनो एसिड, है ना। एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं आपस में तब किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का, है ना। एमिनो एसिड किसमें मिलते हैं, तो दाल वगैरह में एमिनो एसिड मिलते हैं, और दाल से ही प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। एमिनो में जुड़ेगा तो प्रोटीन बनेगा, तो कहा जाता है कि दाल वगैरह में सभी प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, उसी की वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन, और प्रोटीन का सोर्स मान लिया गया दाल को।
ठीक है, उसी की वजह से, क्योंकि बनता है वहीं से। ठीक, तो एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में उपस्थित होकर रेखीय संरचना बनाते हैं, तो इसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। कहता है कि जब एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के साथ जुड़ करके एक लीनियर स्ट्रक्चर, रेखीय संरचना और निश्चित क्रम बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक संरचना। बहुत ज्यादा जटिल नहीं होती है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगी बात। तो यहां पर हम लेते हैं NH2 और ये CONH, दे आर NH, यहाँ लगा दे CH, CO NH है ना। तो इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो यहाँ R लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एल्किल समूह लगा दे। भाई ये क्या है? एमीन समूह है, एमिनो अम्ल का एमीन समूह है, ठीक है। एमिनो अम्ल का एमीन समूह है। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, जो CO लगा हुआ है ना। तो ये एमीन समूह, ये कार्बोक्सिल समूह, और ये फिर एमीन समूह, कार्बोक्सिल समूह, एमीन समूह, कार्बोक्सिल समूह। तो एक दूसरे के बाद क्या होता है? अल्टरनेट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो संरचना बनती है, अब यहाँ पर देखिए बीच में जो बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बंध, है ना। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या है? पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड बंध है, ठीक है। आर क्या है? तो आर आपका एल्किल समूह है, ठीक। तो आर एल्किल समूह को डिनोट करता है। और यहाँ पर ये NH आपका एमीन समूह है, और CONH आपका कार्बोक्सिल समूह को डिनोट करता है। तो संरचना बनाना चाहें तो आप प्रोटीन की ये संरचना बना सकते हैं पेप्टाइड बंध दिखा करके। बीच में जो बॉन्ड बने हैं वो पेप्टाइड बंध हैं, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच जितने भी बॉन्ड बने सब पेप्टाइड बंध हो गए, ठीक है। अगर इसको आगे और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, है ना। चाहो तो COOH पर खत्म करो इसको, है ना। जैसे अगर यहाँ पे बनाना भी है आपको तो इसको हम कर सकते हैं COO और H बाई लास्ट का है, तो आगे जुड़ता जाएगा हालांकि, ठीक है। तो टर्मिनल पॉइंट क्या है? एसिड वाला, ठीक है। तो ये हो जाता है एक जनरल स्ट्रक्चर। अगर मान लिया ऐसे बनाने में दिक्कत आती है तो आप इसको इरेज हटा भी सकते हैं, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, खास आवश्यकता नहीं है। मैं बता देता हूँ दूसरा डायग्राम, है ना। सेकंड नंबर जो स्ट्रक्चर है वो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए, है ना। ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे भी बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको एमीन समूह, एमिनो अम्ल का ग्रुप दिखाया गया होगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ भी ये पेप्टाइड बंध का देखते हैं इसको, ठीक। तो ये पेप्टाइड बंध हो जाएगा, ये पेप्टाइड बंध हो गया। ये क्या है? आपका एमिनो अम्ल, है ना। ये एमिनो अम्ल समूह है यहाँ पर जो लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको करके या फिर या नहीं ये बनाना चाहे तो ये बना सकते हैं। और भी देखेंगे बहुत सारी मिल जाती है। कभी कभी आप देखते हो तो इसमें डॉट डॉट केवल बना होता है ऐसे, ये, है ना। इस तरीके से भी एक लाइन बन जाती है। तो तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं प्राथमिक संरचना में, चाहे ये बना दीजिए चाहे ये बना दीजिए, ठीक है। और ये तो मेन है ना। तो इनमें में से जो भी आपको बनाना है वो आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक संरचना आपकी इसी तरीके से होती है। अभी जब जटिल संरचनाएं बनाएंगे तो वहां पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस्तेमाल किसका करेंगे? इन लोगों का। तो इसका यूज करेंगे या फिर ये डॉटेड लाइन का, इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, है ना। तो द्वितीयक संरचना में देखिए आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी, और दो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? तो देखिए क्या लिखा है इसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें कहा कि हाइड्रोजन बंध के कारण प्राप्त पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की व्यवस्था को प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। कह रहा कि पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बंध के कारण प्राप्त जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटीन की संरचना क्या है? थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जिससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। इसमें भी अगर देखोगे तो दो चीजें मिलेंगी। कहता है कि इसमें देखिए क्या लिखा है कि इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक अल्फा कुंडली है और दूसरा है बीटा प्लेटेड सीट। तो अल्फा कुंडली क्या है? देखिए इसके पीछे बताया गया है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच के समान मुड़ी रहती है, ठीक है। तथा प्रत्येक
एमिनो अम्ल का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर CO समूह है ना के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो NH जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर कहता है कि बीटा प्लेटेड सीट, कह रहा है कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुख्य श्रृंखला के पार्श्व में टेढ़े मेढ़े रूप में व्यवस्थित हो जाती है तो बीटा प्लेटेड सीट का निर्माण होता है या बीटा प्लेटेड सीट बनती है। देखिए प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको इतना लिखने का काम है। ठीक है। इसमें दो भाग मेन होते हैं, एक अल्फा कुंडली अल्फा हेलिक्स कहते हैं और दूसरा क्या है बीटा प्लेटेड सीट है ना, ये बीटा प्लेटेड सीट ये दोनों होते हैं। अब इनको समझने के लिए हम इनका डायग्राम देख लेते तभी तो बात क्लियर होगी कि आखिर ये है क्या। ठीक है। तो फिर यहां पर देखिए अब स्क्रीन पर आपके डायग्राम आ गया है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा तो पहले वाली जो स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स है ना, अल्फा हेलिक्स देखिए बना है। अल्फा हेलिक्स को ध्यान से देखिए तो बिल्कुल डीएनए के जैसा बना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं। जैसे डीएनए है उसी प्रकार से क्या है कि प्रोटीन का ये अल्फा हेलिक्स है। तो इसमें देख सकते हैं आपको दिखाया भी गया है, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है बॉन्ड है। ठीक है। जहां जहां पर ये मुड़ा है सब कहीं पर देखिए जुड़ा, और ये काफी लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ये तो खाली समझाने के इसमें थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखा दिया गया है। तो पहला पार्ट जो इसका है वो अल्फा हेलिक्स है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि डीएनए का जैसा बना हुआ है, बिल्कुल नागिन डांस कर रहा है ये, है ना। तो उस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर देखिए उधर साइड में बना हुआ है बीटा प्लेटेड सीट है। तो जो बीटा प्लेटेड सीट है इसमें भी आप देख सकते हैं बीटा प्लेटेड सीट को, है ना, कैसे आपको दिखाया गया है ना। तो यहां पर दोनों संरचनाएं आपके सामने बनी हुई हैं। अगर इनको देखना चाहें तो आप यहां से बना सकते हैं, है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के इनको बना लीजिएगा स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन के अंदर दो संरचनाएं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट आपकी पाई जाती है। ठीक है। तो और इसमें कुछ खास होता नहीं होता ना। अब तो एक डायग्राम तो ये हो जाता है, दूसरा भी मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूं कि ये मान लिया बॉन्ड वॉन्ड इतना ना बनाना चाहें, है ना भाई, बॉन्ड कौन याद रखेगा, कितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाओगे, उसमें दिक्कत आ सकती है ना। तो समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला डायग्राम में लगा देता हूं यहाँ पर, उसको देख करके बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डायग्राम का। चलिए तो देखिए यहाँ पर अब ये दूसरा डायग्राम आ गया है। अब आपको यहां से बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन की देखिए इसमें प्राथमिक संरचना भी दिखाई गई आपको, मैंने बताया था प्राथमिक संरचना लीनियर रेखी होती है ना, वो भी यहाँ पर बना हुआ है ना। COOH है, NH2 लगा हुआ है, एमीन समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ठीक है। और इसमें आपको दिखाए भी गए हैं डॉट, है ना, एक एक पॉइंट करके, एक अमीनो अम्ल बीच में आपका पेप्टाइड बंध, एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध है, एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध है, जुड़े हुए हैं सारे। एमीन समूह कार्बोक्सिलिक समूह, एमीन समूह कार्बोक्सिलिक समूह, एमीन समूह कार्बोक्सिलिक समूह, दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दिया गया। ठीक। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आप देखिए अल्फा हेलिक्स बना हुआ है और इसमें बीटा प्लेटेड सीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो आप इन दोनों को यहाँ पे बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। अब आपको अगर डायग्राम बनाना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के ये डायग्राम आप बना सकते हैं। उस डायग्राम को बनाना नहीं, वो मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन उसको बनाना नहीं क्योंकि इतने बॉन्ड्स और कहाँ तक ध्यान रखेंगे, है ना। पता लगे कि प्रोटीन की संरचना है, संरचना बनाने में, डायग्राम बनाने में समय चला जाएगा पूरा। तो इतना आपसे नहीं कहता कि डिटेल में पूरा एक एक बॉन्ड लगा करके दिखाइए बनाइए। ठीक है। केवल शॉर्टकट जो फॉर्म दी गई है उसको आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूँ। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर कि टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तृतीयक और चतुर्थ संरचना। तो देखिए तृतीय संरचना में क्या है, यहाँ पर लिखा टर्सरी स्ट्रक्चर क्या बनता है कि जब प्रोटीन की तृतीयक संरचना और अधिक कुंडलित हो जाती है तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना का निर्माण होता है। कहता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, है ना, कहता है कि जब प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ज्यादा क्वेल्ड हो जाती है और ज्यादा कुंडलित हो जाती है ना। कुंडलित का मतलब है घूम जाना, मुड़ जाना, आपस में मिक्स हो जाना। ठीक है। तो उस वहां पर क्या होता है, फिर प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है, तृतीयक संरचना। ठीक है। और इसी तृतीयक संरचना के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार का हो जाता है, रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन,
है ना, वो टर्सरी स्ट्रक्चर के बेस पर होता है। तो एक क्लासिफिकेशन ये भी दे दिया जाता है कि रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन ये ही बना दिया जाता है, लेकिन उसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो रेशेदार हो जाएगा, गोलाकार प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो आपका है, चतुष्क संरचना। चतुर्थ संरचना देखिए इसमें क्या लिखा कि जब अनेक, यहां पर होगा अनेक, ना लिखा हुआ है कि जब अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं या जुड़ी होती हैं तो प्रोटीन की चतुर्थ संरचना का निर्माण होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कहता है कि जब कई सारी जो आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं आपस में जुड़ जाती हैं तो वहां पर क्या बनता है, वहां पर बनता है चतुर्थ स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। काफी कॉम्प्लेक्स संरचना होती है ना। तो ये है तृतीयक और चतुर्थ संरचना, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, इसको समझने के लिए एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आया है, इसमें टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, डायग्राम में जैसे बना हुआ है आप इसको ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर, है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में देख लीजिए, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो फिर आपको बनाना पड़ जाएगा। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि पेप्टाइड चेन वगैरह इसमें बनी हुई है सारी, ठीक। और क्वाटरनरी तो काफी कॉम्प्लेक्स संरचना है ना, बिल्कुल एकदम ऊन के जैसा, जैसे ऊन का गोला होता है उसी प्रकार से ये बना हुआ है। तो ये टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है आपकी प्रोटीन की संरचनाएं, है ना। बहुत ज्यादा इसमें समझने वाला कुछ था नहीं, संरचना में कुछ खास समझना नहीं था, थ्योरी जो थी हमने वो पढ़ाई दी आपको, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह सारे बना करके दिखाई दिया है, यहाँ पर स्क्रीन पर लगा ही दिया है। तो ये सब समझ में आपको आ गया होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।